नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे बदलते मौसम और इम्यूनिटी की। मौसम बदलने का हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है। इस वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, गले में दर्द, इन्फेक्शन, यहां तक कि जोड़ों में दर्द, मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। जब मौसम में गर्मी से ठंड या ठंड से गर्मी का प्रभाव होता है तो शरीर को नई परिस्थितियों में ढलने में समय लगता है। शरीर परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का प्रयास करता है, लेकिन इम्यूनिटी कमजोर होने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन हम अपनी कई आदतों की वजह से भी शरीर के डिफेंस को कमजोर करते हैं, जिससे शरीर वायरस और बैक्टीरिया के सामने कमजोर पड़ता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। आज हम अलग अलग पैथी के विशेषज्ञों से जानेंगे कि किन वजहों से कई लोग मौसम के बदलाव के समय ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। कैसे जाने अपनी इम्यूनिटी के बारे में, किन उपायों को अपनाकर हम बदलते मौसम के समय भी खुद को एकदम स्वस्थ रख सकते हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर डीके गुप्ता, जो कि चेयरमैन है फेलिक्स हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गुप्ता, शुक्रिया हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर सत्य एन दोरनला जुड़े हुए हैं, जो कि रेजिडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट है स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक पंचकर्मा हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दोरनला। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति गोरा हमारे साथ जुड़ी हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं होम्योपैथी डायरेक्टरेट ऑफ आयुष। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रुति गोरा। तो कार्यक्रम की शुरुआत बहुत बेसिक और जनरल डिस्कशन से ही करेंगे। डॉक्टर गुप्ता, इम्यूनिटी की जब बात होती है और सीजन जब चेंज हो रहा होता है, इनका संबंध क्या है आपस में? देखिए, जब हम बात करते हैं सीजन चेंज की, तो जब सीजन चेंज होता है तो 2 पैरामीटर से उन पर अफेक्ट आता है। मतलब पहला है टेम्परेचर चेंज होता है, और दूसरा ह्यूमिडिटी चेंज होती है। जब भी ये दोनों पैरामीटर चेंज होते हैं तो इन्वायरमेंट में कुछ बैक्टीरिया और जो कुछ वायरस है, जो कुछ पैथोजेंस हैं, वो ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। उसकी वजह से उनके इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो हमारी, अगर किसी व्यक्ति की उस समय इम्यूनिटी कम है किसी वजह से, तो भी वो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, और समटाइम्स को कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस और बीमारियाँ भी हो सकती हैं और डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए क्या इम्यूनिटी है? इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी की जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब जिसमें हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, किलर सेल्स होती हैं, टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं, लिम्फोइड सिस्टम होता है। ये सब मिलकर एक ऐसा बैरियर बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हम पे अटैक करता है तो हमारी एंटीबॉडीज बन के, या जो टी सेल्स हैं जो उसको कन्फाइंड कर देती हैं, उसको रेगुलेट करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं, उसको किल कर देती हैं, सो दैट वो बैक्टीरिया वायरस क्या करे, जो हमारी बॉडी पे प्रतिकूल प्रभाव न डाले, मतलब बीमारी पैदा ना करे। अगर बीमारी होती भी है तो बहुत सीरियस बीमारी ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन या डेथ ना हो। तो ये तो रहता है इम्यूनिटी के बारे में। जो टेम्परेचर जो चेंज होता है, डेफिनेटली जब भी टेम्परेचर चेंज हो, कम ज़्यादा होगा। जैसे सर्दियों में क्या होता है कि जब भी ये टेम्परेचर चेंज होता है तो बहुत सारे लोग इंडोर एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। जब हम लोग इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं तो 2 चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक तो विटामिन डी नहीं मिलता। विटामिन डी भी डायरेक्टली लिंक्ड है इम्यूनिटी से। अगर आपका विटामिन डी कम होगा, इस समय अगर हम बात करेंगे भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष में जब भी विटामिन डी टेस्ट कराएंगे जनरल पॉपुलेशन का, तो हर दूसरे व्यक्ति का विटामिन डी इसमें कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी डायरेक्टली आपका इंपैक्ट करता है विटामिन डी जो इम्यूनिटी कम करने में। दूसरा क्या है, जब भी हम इंडोर रहते हैं तो जो हमारे आसपास जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, घर के अंदर ही कर रहे होते हैं, तो बहुत बार क्या जो है पैथोजेंस जो है कन्फाइंड होते हैं घर के अंदर ही, तो भी संक्रमण की जो संभावना वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी वेदर चेंज होता है तो दिक्कतें आती हैं। जब सर्दियों की बात करें, गर्मियों में क्या होता है, जब बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं, बहुत सारे नए मोल्ड्स हैं, एलर्जेंस हैं जो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें इन्फेक्शन उनकी वजह से बढ़ जाते हैं। उनका जब अटैक होता है तो हमारे बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोनों वेदर्स में इम्यूनिटी का रोल है, चाहे वो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। ठीक है, और हम विस्तार से आगे समझेंगे। अब आयुर्वेद का नजरिया समझते हैं। डॉक्टर दोरनला, ऋतुचर्या का साफ तौर पे वर्णन है, और ऋतु के अनुसार आयुर्वेद बहुत सारी चीजों में बदलाव की बातें भी कहता है। लेकिन पहले मुझे आप भी थोड़ा बेसिक समझाइए, आयुर्वेद क्या कहता है? ऋतु बदलने पर क्यों कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं? तो आपने बड़े अच्छे पॉइंट रेज किया, ऋतुचर्या। तो जैसा दुनिया के अदर कंट्री से कंपेयर करेंगे, इंडिया इज ओनली कंट्री वेयर हम 6 सीजन्स के एंजॉय करते हैं। अदर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, दे यूज्ड टू हैव द 4 सीजन्स, बट इंडिया में वी हैव 6 सीजन्स। And it is very clearly mentioned Ayurveda, there is an ऋतु संधि काल। अच्छा, जैसे समझ लो अभी जो करंट मोरलेस हम वी आर इन द ऋतु संधि, दैट इज सीजनल ट्रांसिशन, ये जरूरी है। जैसे समझ लो अभी तक हमने बिल्कुल, अब देखो हमने इंडोर्स में बैठे हैं, ठंड लग रही है, जैसा बाहर निकलते ही बिल्कुल गर्मी। तो ये बॉडी सडन ट्रांसिशन जो है बॉडी में, इट डू नॉट कोप अप। तब वो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी का जो सिस्टम जो होती है
तो वेदर इट हैज़ टू रिएक्ट टू द इंडोर एनवायरनमेंट, वेदर इट हैज़ टू रिएक्ट टू एज पर द आउटडोर एनवायरनमेंट। ये ट्रांसिशन देख के हमारा खाने पीने में भी, हमारा कपड़े पहनने के में भी ये उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो हर सीज़न के, जैसे 6 सीज़न बोला, अभी जो हम करंट शिशिर ऋतु से हम वी आर मूविंग इनटू द वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में जहाँ स्प्रिंग सीजन कहते हैं, जैसे सारे पत्ते गिरने लगते हैं, अब इस जंक्शन पीरियड में है हम। इस जंक्शन पीरियड में जैसे ठंड और गर्मी ये जो है ये देख के बैलेंस, जैसे समझ लो पूरा गर्मी आए ने लोग दबा के दही खाने लग गए, उल्टा कह रहे हैं मुझे जुकाम हो रहे नाक हो रहे, यार ये तो अपने हाथ का है, तो इट्स अ मैनमेड मिस्टेक। तो ये आपको ये कॉन्शियस होके ही आपको खाने पीने में, आपको लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाना है। रिगार्डिंग द इम्यूनिटी, बड़े अच्छे 2 चीज़ होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होता है इम्यूनिटी हमें मिलता कहाँ से, सेकेंड पॉइंट ऐसी इम्यूनिटी होने से हमें फ़ायदा क्या होगा। बड़े शास्त्र में बड़े बल 3 प्रकार के आयुर्वेद में बोला है, सहज कालज युक्त कृत। अब हमने मॉडर्न वर्ड भी देखेंगे इम्यूनिटी, IIM यूनिटी, दिस यूनिटी ऑफ 3 फैक्टर्स, IMM, I मीन्स इनहेरेंट, जो सहज बाल हमारे पेरेंट्स से भी आ गया होगा, जैसे भी जो नेचुरल जो आती है दैट इज इनहेरेंट क्वालिटी, इनहेरेंट हमें मिलता है। सेकंड वन इज मेटेरोलॉजिकल सीजन्स, जो खाल से है, जैसे समझ लो हमें शिशिर ऋतु में ठंड में बड़े अच्छे से बढ़िया सा खाते हैं, थोड़ा इसमें ज़्यादा बीमार नहीं होते मैक्सिमम लोग, तो दैट इज एन मेटेरियल सीजन के हिसाब से हमें एक नेचुरल बॉडी में एक ताकत मिलती है। थर्ड वन इज यूर खाने पीने से, मील वी कॉल इज अ मील एंड अदर, खाने पीने आपके कैसे है, सीजन के हिसाब से खा रहे हो, ताकत चीज खा रहे हो, बैलेंस डाइट खा रहे हो। दीज आर 3 फैक्टर्स विच एक्चुअली यूनिटी ऑफ दीज 3 फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर इम्यूनिटी। इससे फायदा क्या होगा आपको, एक होती है आपको व्याधि आने से रोकती है, दूसरा मान लो आ भी गए उससे व्याधि उत्पादक प्रतिबंधक होता है, मतलब आपको वो व्याधि से लड़ने की भी ताकत भी मिलती है। There are 2 benefits of having a balanced, sufficient immunity with respect to the season, with respect to the individual. तो ये जो अप एंड डाउन सीजन, ये जो सीजनल ट्रांजिशन होती है बॉडी में, इम्यूनिटी का अप एंड डाउन चलती है, तो उसी सीजन में कहते हैं उस तरह का आपने खाने पीने में थोड़ा सा लेके गए, ऐसा नहीं दबा के खाए, ए बैलेंस्ड में लिमिटेड क्वांटिटी, हिताहारम मिताहारम, दिस इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है डॉक्टर श्रुति गौड़ा, क्या ऐसा है कि कुछ सर्टेन ग्रुप्स ज़्यादा बीमार पड़ते हैं मौसम बदलने पर? जी हाँ, यहाँ पर जैसे हम सब बात कर रहे हैं कि सारी बात है इम्यूनिटी की, तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जैसे छोटे बच्चे हो गए, बुज़ुर्ग लोग हो गए, जो लोग क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, या जिनके अंदर ऐसे क्रॉनिक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, तो उनकी इम्यूनिटी जनरली कम होती है, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा उनका चांस है कि वो इस मौसमी संक्रमण से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। बच्चों में खासकर देखा गया है, क्योंकि बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने अभी उनकी इम्यूनिटी पूरी डेवलप नहीं हुई है। इम्यूनिटी कैसे मतलब आती है, एक तो हमारे पास बर्थ से है इम्यूनिटी, जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, जो प्रकृति ने हमें प्रदान करी है, माँ बाप के थ्रू जेनेटिकली आ रही है। हमारे जो डिफेंस मैकेनिज़्म हमारे को प्रकृति ने प्रोवाइड किए हैं, जैसे हमारा स्किन, म्यूकोजा, वाइट ब्लड सेल्स, जो एक इन्फेक्शन को लड़ते हैं। और दूसरी इम्यूनिटी थ्रू आउट लाइफ हम गेन करते हैं, जब हमारे को इन्फेक्शंस, वायरसेस या बैक्टीरिया अटैक करेंगे, हमारी बॉडी उनसे फाइट करेगी, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो बच्चे सबसे ज़्यादा चांस होता है कि वो ऐसे मौसम में उनको जल्दी से सर्दी ज़ुकाम बुखार होने का ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। पर ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को साल में 2-3 बार सर्दी ज़ुकाम हो रहा है तो हम कहें कि ये ठीक नहीं है। ये ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, बदलाव आया है, किसी भी तरीके का बदलाव होगा, हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करेगी, और वो एक नॉर्मल फिनोमेना भी है। अगर एक बाहर से वायरस ने हमारी बॉडी को अटैक किया है, हमारी बॉडी ने कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करे हैं, इन्फ्लेमेशन आई, वाइट ब्लड सेल्स गए हैं बॉडी फाइट करने के लिए, तो थोड़ा स्वेलिंग भी आएगी, फीवर भी होगा, रनिंग नोज भी होगा, वो एकदम नॉर्मल चीज़ है। अगर वो 2-3 दिन में अपने आप से सबसाइड हो रहा है, आप थोड़ी प्रिकॉशंस लेंगे, स्टीम लेंगे, आपने गर्म पानी लिया, अच्छे से हाइड्रेटेड रखा, अपने आप को रेस्ट किया, पर अगर वो चीज़ 2-3 दिन के बाद विपरीत रूप ले रही है कि वो खांसी में तब्दील हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, टॉन्सिल्स एनलार्ज हो रहे हैं, या साइनस में इन्फेक्शन आ रहा है, कान में इन्फेक्शन जा रहा है, तो वो एक चिंता वाला विषय है। तो उसमें हमें दवाई, होम्योपैथिक दवाई इसमें काफ़ी कारगर रहती हैं, सिम्टम्स के हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से हम देते हैं, और उससे ये है कि जो मरीज़ का ड्यूरेशन है बीमारी की या सिवियरिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है
डॉक्टर गुप्ता, तो जैसे बात हो रही है कि और हाल के सालों में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती है, फ्लक्चुएशन, हम जैसे डॉक्टर दोनला ने भी कहा कि फ्लक्चुएशन बहुत देखते हैं, अंदर तापमान कुछ है, बाहर गर्मी ज़्यादा है, मौसम बदल रहा है, तो समझ में नहीं आता इस समय गर्मी है कि ठंड है। तो क्या ये भी इम्यून सिस्टम पे भी हमारे असर डालते हैं? इनकी वजह से भी, मौसम की फ्लक्चुएशन की वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है क्या? और सर्दी खांसी जुकाम के बारे में तो हम बात करते हैं, ऐसे कौन कौन सी समस्याएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी जो वेदर चेंज या कहें जो सीजन का चेंज है और इम्यूनिटी से सीधे जुड़ी हुई है? बिल्कुल, जैसा प्रीति मैंने पहले बताया कि जो वेदर चेंज होता है, जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उसमें या ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा होती है तो कुछ तरह के बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिनके लिए वो सर्वाइवल बढ़ जाता है। जैसे ठंड में होता है वायरसेस बढ़ जाते हैं तो खांसी जुकाम बढ़ जाता है। तो खास करके सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में भी कॉमन कोल्ड है, कफ है, स्नीजिंग है, रनिंग नोज, ये वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। इनको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं। इसके अलावा गले में दर्द है, टॉन्सिलाइटिस है, इस तरह के इन्फेक्शन बहुत सारे पेशेंट अभी आ भी रहे हैं जो सीवियर पेन लेके गले में आ रहे हैं। इसके अलावा साइनस इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट बिकॉज ऑफ जब उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब निमोनिया भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है। तीसरा, फ्लू इन्फेक्शंस हैं। जो ये वेदर चेंज होता है इस समय फ्लू, स्पेशली फ्लू के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं और फ्लू में भी यही सिम्टम्स होते हैं, खांसी जुकाम बुखार, बॉडी एक, हेडेक, कभी कभी निमोनिया होना। इसके अलावा जो पेट के इन्फेक्शंस हैं जिसमें गैस्ट्रोएंटराइटिस है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, पेट दर्द है, क्रैम्प्स हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। या फूड पॉइजनिंग है, बिकॉज बहुत सारे जो बैक्टीरिया जो हैं इस समय जो खास करके जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ बढ़ जाती है इस समय। तो बाहर का रखा हुआ खाना जो लोग खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, बिकॉज ऑलरेडी वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, वेरुलेंट ज़्यादा होता है वो, तो उसका इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो भी वेदर चेंज होता है या मौसम बदलता है तो उस समय इनकी संभावना बढ़ जाती है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है कि बहुत सारे डस्ट है, पॉलन ग्रेन्स हैं, मॉल्ट्स हैं, एलर्जेंस हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है, धूल मिट्टी से एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको एलर्जी है, साइनोसाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, इन लोगों का एक्सपोजर बढ़ने से इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, प्लस जो ये सेंसिटिव भी होते हैं तो इसकी वजह से इनके भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली बात करूं तो जब भी वेदर चेंज होगा, दोनों टाइम चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपको कुछ बीमारियों के लिए आप प्रोन हो जाते हैं। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो बीमारियों से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को दुरुस्त रखें, कोशिश करें आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, खूब सारा सोएं, मतलब 7 से 8 घंटे की आपको नींद अच्छे से लेनी है। आहार का ध्यान रखें, खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है। साइट्रस फूड होते हैं या जो विटामिन डी युक्त फूड्स होते हैं या सनलाइट है, उनका एक्सपोजर लें। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स लें, जैसे योगर्ट्स वगैरह, उसका सेवन ज़्यादा करें। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है इस समय। जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर हम स्ट्रेस पे काम करते हैं तो भी हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है। तरल पदार्थों का बहुत अच्छे से सेवन करें। लिक्विड्स देखे जाते हैं कि लिक्विड ज़्यादा लेने से आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है। नींद अच्छे से, तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम इन सब सीजनल बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल, बस हम उस पार्ट पे और गहराई से बात करेंगे कि आखिर करना क्या है, कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी इम्यूनिटी को दुरुस्त रख सकते हैं। उससे पहले कुछ और थोड़े से सवाल हैं, उनको हम क्लियर कर लेते हैं। जब हम वात, पित्त और कफ, डॉक्टर दोनला बात करते हैं 3 दोषों की, थोड़ा सा मुझे समझाइए कि क्या मौसम बदलने पर इनमें भी क्या बदलाव होता है? इस वजह से हम कुछ लोगों को ज़्यादा बीमार पड़ते देखते हैं। या आपने बड़े सीजनल ट्रांसिशन के भी आप पूछ रहे थे। ये क्वेश्चन ये है, ह्यूमन बीइंग इज द मिनिएचर ऑफ द होल वर्ल्ड। जैसे दुनिया में जो जो चीज़ है, द सेम थिंग रिफ्लेक्ट्स इन द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग इज एन माइक्रोकॉस्म ऑफ द होल वर्ल्ड, यूनिवर्स का जो माइक्रोकॉस्म है। जैसे समझ लो दुनिया, होल वर्ल्ड में जितना पानी है उतना बॉडी में भी है, जितना ऑक्सीजन बाहर गैसेस है उतना बॉडी में। सो जो जो यूनिवर्स में जो चेंजेस आएगा, इनडायरेक्टली आपको बॉडी में चेंजेस आएगा भी आएगा। फॉर एग्जांपल, बाहर तापमान 50 डिग्री है, आपने अंदर कमरे में ऐसा बैठा हुआ है, वो उसके कमरे का अपने -30 डिग्री से दिख रहे हैं, बट योर बॉडी, दो आपको लगता है जो कमरे का टेम्परेचर -30 और रिएक्ट कर रही है, बट इट्स बॉडी इज इन ट्यून विद द नेचर। एंड आवर बॉडी हैज़ अ 5 सेंसरी ऑर्गन्स। जो आप कह रहे थे जो सीजन चेंजेस में बॉडी में कैसे बदलाव आए, ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या सेंस कर रहे हैं आपके दुनिया के सराउंडिंग में? जो आपकी सराउंडिंग क्या क्या है, एक तो कान है, एक तो आइस है, एक तो नोस है, एक तो स्किन है, एक तो आपका जीभ है। जो चीज़ सराउंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप मानसून सीजन में देखेंगे स्किन के इशू, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा आते हैं ड्यू टू मॉइस्चर।
तो जैसे हर सीजन में फॉर एग्जांपल जो भी चीज होगा, हमने नासाई शिरोसो द्वारा हम बोलते हैं बॉडी के जो भी एंट्री पॉइंट है, इधर योर नोस और योर माउथ, जो भी सीजनल जो भी ट्रांसिशन होगा, ठंड भी पता चलेगा। जैसे आपको तुरंत हम ठंड में क्या करते हैं, आपके कान कवर करके रखते हैं, बिकॉज दे आर द एक्चुअली स्पेसिफिक साइट्स ऑफ वाता। And when it coming to the Panchamabhuta, which the universe is make of 5 primordial elements, Panchamabhuta, these 5 primordial elements in tune एक दूसरा बन के, तो permutation and combination बन के, there 3 doshas बनते हैं. These are the biodynamic forces which runs the human body, that is Vata and Pitta and Kapha. And in this, the upper part of the body, that is chest region, is being controlled by your specifically Kapha. And in between your umbilicus and your chest region is being controlled by Pitta, and below the umbilicus is Vata. तो एनीथिंग जो बॉडी के भी जैसे जैसे सीजन चेंजेस होते रहेंगे, वैसे वैसे ही हर इंडिविजुअल में, हर प्रकृति में, हर इंडिविजुअल में यू हैव ऑल वाता पित्त एंड कफा। इसके जो रेशियो है इट वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, पर्टिकुलरली जैसे इस सीजनल ट्रांजिशन में होती है। एंड द ह्यूमन बॉडी इज दैट, जैसा हम कह रहे हैं अंदर में आ गए तो ठंड के हो गए, थोड़ा डोमिनेंस ऑफ वाता हो सकता है, बाहर जाते होती है वो ठंड कम हो जाती है, फिर वो जो इम्बैलेंस बन जाते हैं दोषों का, वो इम्बैलेंस for a transient period makes your immunity system under confusion, that leads to the exposure to the infection, immediate catch up of the infection. बिल्कुल। कुछ सवाल भी हमारे पास मेल के जरिए आए हुए हैं, उन्हें भी हम शामिल करते हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं, कामिनी शर्मा ने उत्तर प्रदेश से हम तक ये सवाल भेजा है। कामिनी कह रही हैं कि मेरी उम्र, डॉक्टर श्रुति गोरा मैं चाहूंगी आप सवाल का जवाब दें। कामिनी कह रही है मेरी उम्र 40 साल है और मौसम बदलने पर मेरा पेट ठीक नहीं रहता है, कब्ज जैसी दिक्कत बढ़ जाती है, कई दिनों तक ये समस्या रहती है, मैं तला भुना और बाहर का भी नहीं खाती हूँ। हाँ, देखिए अब यहाँ पर हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और बहुत अहम चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है। इम्यूनिटी पर हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल कौन कर रहा है? जो हमारे गट है, गट मीन्स इंटेस्टाइन्स, जो हमारी आंतें हैं, 70 to 80% इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वहाँ से कंट्रोल हो रही है। अब इनका जो सवाल है कि इनको पेट खराब हो जाता है मौसम चेंज होने पर, वो हमने बात कर ली कि जब मौसम चेंज हो रहा है हमारी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, हमारी बॉडी कोप अप कर रही है। तो इस मौसम में जब हमारी बॉडी ऑलरेडी कोप अप कर रही है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना गट हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि इम्यूनिटी के लिए एक बहुत डाइट लाइफस्टाइल ज़रूरी है, पर एक चीज़ यहाँ पर अहम ये भी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, बुखार हुआ और एंटीबायोटिक ले लिया, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा गट का हेल्दी बैक्टीरिया है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, और वो एक बहुत अहम रीज़न है लो इम्यूनिटी करने के लिए। जो हमारा 70 to 80% इम्यूनिटी जो बी सेल्स और टी सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे गट की लाइनिंग में है, और जो प्रकृति ने जो हमारे नेचुरल हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एक सिम्बियोटिक, या जैसे एक दूसरे को समर्थन करते हैं उस रिलेशनशिप में। तो अगर ये ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं या इनका कुछ पेट की समस्या है, तो इनको इसके लिए एक तो अपना डाइट का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कई बार ये होता है कि थोड़ा अपनी डाइट में फाइबर रिच पदार्थ ज़्यादा लाएं। थोड़ा सा अगर आजकल गेहूं को छोड़कर अगर मिलेट्स की बात करें, अभी जैसे ये सर्दी का मौसम था, इसमें गेहूं को ना लेकर किसी दिन ज्वार की रोटी, किसी दिन बाजरा की रोटी, किसी दिन मक्के की रोटी खाएं, तो ये वैसे भी ये वाले अनाज अनुकूल रहते हैं कि हम सर्दियों में खाएं। साथ ही हरी सब्जियां, फ्रूट्स का सेवन करें, विटामिन सी और विटामिन डी। थोड़ा सा सर्दियों के मौसम में ये भी ज़रूरी रहता है कि हम विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लें, क्योंकि हम ज़्यादातर अंदर रहते हैं तो विटामिन डी का इनटेक हमारी बॉडी में कम रहता है, जिसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। पानी ज़्यादा पिए, बाहर का तला भुना नहीं खाएंगे, कह रही हैं खाती भी नहीं है, पर थोड़ा सा तब्दीलियाँ, जैसे अनाज का मैंने बताया, अनाज चेंज करके देखें, गेहूँ की जगह मिलेट्स पर आ जाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिएं, और अगर ज़्यादा मेडिकेशन कोई ले रहे हैं तो उसके बारे में एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं है जिसकी वजह से इनका पेट पे वो एडवर्स इफेक्ट डाल रही हो। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, जैसे कुछ सप्लीमेंट्स की बात की है, विटामिन डी और सी की डॉक्टर गोरा ने, मैं प्रिवेंशन के लिए मैं चाहूँगी कई वैक्सीन्स हैं या फिर हाइजीन का भी अपना रोल है, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, ये कितना प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रीति जी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब मानते हैं,
और आजकल खासकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, एडल्ट हैं, उनके लिए बहुत सारी वैक्सीन्स आ गई हैं। इतनी अच्छी वैक्सीन्स हैं जिससे आप लगवा के आप इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं, अंदर बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे नेचुरल इम्यूनिटी हो तो सेम उसी तरह की इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। जैसे फ्लू का वैक्सीन है, हर साल अगर आप लगवाते हैं सीजन चेंज होने से पहले, मतलब ये मार्च अप्रैल में अगर लगवाते हैं तो आपको फ्लू के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को जो बात करें खास करके, तो बच्चों को 0 से लेकर 5 ईयर्स तक मैक्सिमम वैक्सीन लग जाती हैं, जिसमें बर्थ जब होती है तब ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन है, ओरल पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है। जब 6, 10 और 14 वीक की बात करें उसमें DPT है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस टेटनस है, हिब है जो निमोनिया के लिए होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी है, ओरल पोलियो, रोटा वायरस वैक्सीन है जो डायरिया के लिए होती है, उसकी डोज लगती हैं। प्लस 9 मंथ में मीजल्स है, MMR है, और इसके अलावा टाइफाइड का वैक्सीन आजकल लगने लग गया है। 6 महीने पे 7 महीने पे हम फ्लू की शॉट बच्चों को दे देते हैं। 12 से 15 के महीने पे हेपेटाइटिस A है, DPT की बूस्टर है जो अभी 6, 10 और 14 वीक्स पे लगवाई थी। इसके अलावा हेपेटाइटिस A की सेकेंड डोज 18 महीने पे लगती है। फिर टाइफाइड का वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन लगता है इसके अलावा 2 साल के आसपास, 5 साल फिर उनकी बूस्टर लगती है। तो बहुत सारी वैक्सीन ऑलरेडी उपलब्ध हैं, बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी। हमें सबको चाहिए कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, बिकॉज वैक्सीनेशन से आपके अंदर जब वैक्सीन लगाते हैं तो कुछ एटेन्यूएटेड फॉर्म में जो एंटीजन होता है बीमारी का, उसको हम इनोकुलेट कर लेते हैं बॉडी के अंदर। वो जाके बॉडी के अंदर नेचुरल जैसा इन्फेक्शन होता है उस तरह की प्रकृति को उत्पन्न कर देता है। उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन कर सकती हैं। अगर कम समय तक सस्टेन करती हैं तो उनके लिए हम बूस्टर वैक्सीन भी डोज दे सकते हैं। दूसरा जो है, और क्या चीज़ कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारी जो भारत की जनसंख्या है उसमें लगभग 60-70% जो लोग हैं वो विटामिन डी में डेफिसिट हैं। अगर आप टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी का रेगुलर सप्लीमेंट लें, अपना ब्लड टेस्ट जरूर करा लें, सो दैट आपको लेवल पता लग जाए। तो विटामिन डी का डायरेक्ट इम्यूनिटी से लिंक्ड है। इसके अलावा विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी स्टोर भी नहीं होती है, तो रोज़ आपको साइट्रस फूड है, जैसे अंगूर है, संतरा है, नींबू है, ऐसे आंवला है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो घर के अंदर खा सकते हैं, बना सकते हैं। जिंक का बहुत बड़ा रोल है। जिंक की ऐसी बहुत सारी स्टडीज आई बच्चों में भी कि जिंक जो डायरेक्टली इम्यूनिटी से लिंक्ड है। तो जिंक के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं। प्लस बहुत सारे जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एग है, प्रोटीन है, अंडा है, इन सब में, मीट है, इन सब में अच्छी प्रचुर मात्रा मिलता है। इसके अलावा जो योगर्ट्स हैं, जो स्प्राउट्स हैं, जो अंकुरित अनाज है, उसका खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। खाने के अलावा और क्या ध्यान रखना है, आपको नींद पूरी लेनी है। बहुत सारे लोग, हम लोग इस समय स्ट्रेस में इतना है कि नींद ही अच्छे से नहीं लेते हैं। तो 7 से 9 घंटे आपको सोना है रोज़। स्ट्रेस को कम करना है, मेडिटेशन करना है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज होती हैं जिनको हम प्राणायाम बोलते हैं, वो करनी है आपको। वॉक करना है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप जाते हैं तो वो ध्यान रखना है, इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसके अलावा पानी खूब थोड़ा पीना है, मतलब रोज़ 2 से 3 लीटर पानी पीना है। लिक्विड लेने से भी आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, बिल्कुल प्रूवन है स्टडीज में। एक चीज़ और बताऊंगा, लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हम सब लोगों की जो आदि जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, या किडनी प्रॉब्लम्स हैं, या ओवरवेट, ओबेसिटी जिसका प्रधानमंत्री ने अभी जिक्र किया था, बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप डेली 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वॉक करें, रन करें, जिम करें, या कोई भी एक कार्डियक एक्सरसाइज करें, तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है। प्लस लाइफस्टाइल डिजीज हैं, डायबिटीज का इंसिडेंस कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन कम हो जाएगी, कार्डियक प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, मोटापा कम होगा, कैंसर कम हो जाएगा, उससे भी इम्यूनिटी भी कम होगी। प्लस जो इन बीमारियों से भी इम्यूनिटी और कम हो जाती है, वो भी कम हो जाएगी। प्लस इन बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाएंगे। तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, और जितनी जो बीमारियां हैं या जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनसे हम कॉप अप कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दोनला, प्रिवेंशन के तौर पर भी और रेमेडी के तौर पर भी जो सीजनल डाइट्स हैं, दोनों आप सभी लोग कह रहे हैं कि किस तरह से पौष्टिक आहार जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। सीजनल डाइट और हर्बल रेमेडीज़ ये कितना काम करती हैं मौसम बदलाव में? और कहा जाता है ना, जो मौसमी फल और मौसमी सब्जियां हैं वही कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ताकत से भरी भंडार है कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के लिए, तो उसका कितना अहम रोल है? सो वो तो है ही है, बट जैसा मैंने एक फंडामेंटल रूल बोला, हिताहारम मिताहारम। तो ऐसा नहीं ये अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है यही खाते रहेंगे। तो टाइम आल्सो मैटर्स, क्वांटिटी आल्सो मैटर्स। तो कोई कह रहे हैं फल खाने के लिए रात को 12 बजे खा रहे हैं, तो वहाँ खाए ना खाए कोई फर्क नहीं होता। उससे बताया वो 12 बजे ना खाए तो अच्छा है, आपके इम्यूनिटी और बूस्टअप होंगे। जो अनटाइमली जो ले रहे हो वो इट्स नॉट एडवाइजेबल। एंड जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शास्त्र में बड़े हैं, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण। आयुर्वेद का जो परमोद्देश्य, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग एंड स्टडिंग प्रोपेगेटिंग आयुर्वेद इज स्वास्थ्य से। जो स्वास्थ्य के जो स्वस्थ होती है उसको पहले आपको
प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। देन बीमारी के बाद में इट्स नॉट दैट जो 100 लोग हैं 100 के 100 तो बीमार तो नहीं है, 10-20 हैं, बट 80 लोगों का जब स्वास्थ्य है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचुरली इट विल स्प्रेड इट। जब 80 लोग बीमार हो तो द फोकस विल बी गिवन ए डिसीज। एंड रिगार्डिंग जो खाने पीने के जो बात कर रहे हैं जैसा ऋतुचर्या के, ये अगेन ऋतु स्पेसिफिक, अगेन इट इज अगेन ऋतु स्पेसिफिक। पटाल इस सीजन में है, जैसे मैं बता रहा हूँ ट्रांसिशन में जो ले भी सकते, बट दही इट्स नॉट दैट जैसे गर्मी में दबा के खाते हो इस सीजन में नहीं चलेगा। तो अच्छा है इसका डजंट मीन दैट हर समय अच्छा है, हर समय अच्छा है। तो राइट डजंट मीन दैट इट्स राइट फॉर एवरी पर्सन इन एवरी सीजन इन एवरी टाइम, वो इंपॉर्टेंट है। एंड बट एक ही चीज है, कुछ भी खा लो, चलो कभी कभी हम चीटिंग भी कर लिए, बाहर भी खा लिया, बस फंडामेंटल रूल हिताहारम मिताहार, अच्छा भी हो बुरा हो लिमिटेड ले लीजिए, ठीक है। बॉडी अपने आप को कर ले, बॉडी में ऐसे चीज है, बॉडी अपने आप को, बॉडी का ऐसी फिजियोलॉजी बना हुआ है वो अपने आप को कर लेते, ठीक कर लेते। जैसा एक आई यूज्ड टू लव टू कॉल दिस एन हेल्दी। हेल्दी डजंट मीन दैट आपको बीमार नहीं हो पाएंगे यार, तो इसका मतलब हम पत्थर बन गए, बॉडी इज नॉट रिएक्टिंग। हेल्दी मीन्स दैट टाइम मीन्स सेल्फ, हील मीन्स बॉडी हैज, एज लॉन्ग एज द बॉडी हैज इट्स ओन हीलिंग कैपेसिटी, यू आर हेल्दी। इट डजंट मीन आपको सर्दी नहीं होंगे, बुखार नहीं होंगे, वो होने ही इसका मतलब हम जिंदा है, कुछ भी नहीं हो रहा इसका मतलब वी आर नॉट अलाइव। सो ठीक है, बट इन द टाइम मैक्सिमम कहते हैं ना सर्दी जुकाम 1 हफ्ते में ठीक हो गए तो फाइन। सो एज लॉन्ग एज दैट यू आर हेल्दी एंड योर इम्यूनिटी इज फिट, तो इट्स रिएक्ट भी कर रही है एंड इमीडिएटली इट्स अगेन टेकिंग एन एक्शन ऑन द जो भी बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब एक और सवाल हम शामिल करेंगे और उसके साथ ही मैं चाहूँगी डॉक्टर श्रुति गोरा आप थोड़ा बताएं, क्या होम्योपैथी जब हम ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के तौर पर बात करते हैं तो उसका कितना अहम रोल होता है होम्योपैथी का? हाँ देखिए, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों में ही बहुत ज़्यादा अहम रोल है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये हमारी कोई मटीरियल डोज नहीं है कि वो जाकर किसी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने वाली है। ये हमारी बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है उसी को बढ़ाती है, या जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं उसी को बढ़ाती है, कि हमारी बॉडी खुद ही जो भी बैक्टीरिया वायरस है जो भी पैथोजन आ रहा है उससे फाइट अपने आप कर ले। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स प्रिवेंशन के तौर पर भी होती हैं, और जैसे ट्रीटमेंट के टाइम पर भी जैसे मैंने बताया कि अगर हम किसी को वैसे तो देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, मैंने भी पहले बोला कि अगर किसी को सर्दी ज़ुकाम सीज़न चेंज होने पर हो रहा है और वो अपने आप 3-4 दिन में ठीक हो रहा है विद फ्यू प्रिकॉशंस, कि उसने हाइड्रेशन रखा, स्टीम लिया, रेस्ट किया, तो उसमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ना एलोपैथिक ना होम्योपैथिक। हमारी बॉडी को अपने आप हील करने देना चाहिए। बट अगर सिम्टम्स एडवर्स हो रहे हैं तो ज़रूरी है कि मेडिसिन ली जाए, और होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कारगर रहती हैं। हमारे पास बहुत सी मेडिसिन हैं। अभी मौसम का ट्रांजिशन, किसी को सर्दी लगने से हो गई, किसी को पसीना आया, वो एकदम ठंड में चला गया, उसकी वजह से उसको सिम्टम्स आ गए तो अलग मेडिसिन होगी, या किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, किसी को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है, तो तमाम लक्षण हैं जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसके हिसाब से डिफरेंट मेडिसिन हम देते हैं। और डेफिनेटली मेडिसिन लेने से काफ़ी ये हो जाता है कि कोर्स डिजीज़ का कम हो जाता है, उसकी सिवियरिटी, ड्यूरेशन, और जो आपका फ्यूचर, आप फर्दर जो आपका कि आप दोबारा उससे संक्रमित हो सके, वो वाला टेंडेंसी भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत अहम भूमिका है, जो हम आजकल इम्यूनिटी के लिए हम डाइट तो बहुत अच्छी ले रहे हैं, फैंसी डाइट्स भी सब लोग ले रहे हैं, पर एक जो बेसिक चीज़ है एडिक्वेट स्लीप और एक्सरसाइज, उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, वो लिवर जो हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो उसको काम रीजनरेट करने के लिए नींद चाहिए। जब हमारा डाइजेशन भी एकदम स्टॉप हो जाए, हम लोग अगर 8 बजे तक खाना खा लेते हैं और 11 बजे सोने जा रहे हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है, हमारी बॉडी एक हीलिंग मोड में आ रही है, रिपेयर मोड में आ रही है। लोग आजकल क्या है, लेट नाइट्स आ रहे हैं, 11 बजे खाना खाया, 12 बजे खाना खाया, लेट सोए, जल्दी उठे, तो हमारी बॉडी को रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इनको अगर हम ध्यान दें, और जैसा हम लोगों के पहले भी अगर हम देखते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमेशा वो यही कहते थे, टाइम से जल्दी सोना, जल्दी उठना, सीजनल फ्रूट्स खाना। आजकल अवेलेबिलिटी हर चीज़ की है मार्केट में, हमें सर्दियों में आम भी मिलेगा और गर्मियों में सेब भी मिलेगा, पर वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है। जिस तरह से प्रकृति ने चीज़ों को बनाया है, हम उसी तरह से सेवन करें, जो मौसमी फल हैं वही खाएं। और आजकल एक ट्रेंड ये हो गया कि हम इम्पोर्टेड आहार, इम्पोर्टेड फ्रूट्स हो गए, इम्पोर्टेड ग्रेन्स हो गए, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा
पैसा भी खर्च करते हैं, बट वो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी बॉडी में उतना ही जाकर हमारे को बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो बाहर से इंपोर्ट अगर आए हैं, उनके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्या केमिकल्स हैं, हमें नहीं पता, किस सीज़न में ग्रो हुए हुए हैं। फल और सब्ज़ी हमेशा ताज़ी ही खानी चाहिए और मौसम के हिसाब से ही खाना चाहिए हमें। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, मैं 2 सवाल हैं उन्हें शामिल कर रही हूँ, मैं चाहूँगी उनका जवाब आप दें। एक सवाल है, श्वेता सिंह ने पूछा है बिहार से। ये कह रही है कि मुझे पिछले करीब 20 साल से मौसम बदलने पर, खासकर सर्दी आने पर सूखी खांसी होती है, ये एलर्जिक कफ मुझे लगता है और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। खांसी 1 महीने से लेकर 2 महीने तक रहती है। क्या मुझे जीवन भर इससे जूझना होगा? इसका मौसम बदलने से क्या कोई संबंध है? इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए, इनकी जो कंप्लेंट है उसका मतलब जो पता लग रहा है कि हर महीने 2 महीने तक परसिस्ट कर रहा है, कफ कर रहा है, और जब भी वेदर चेंज होता है तब ऐसा होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है इनको अस्थमा, या जिसको हम एक्यूट अस्थमा बोलते हैं, उस तरह की समस्या हो, और जब भी वेदर चेंज होता है तो एसओएस इनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, किसी रेस्पिरेटरी फिजिशियन को दिखाना चाहिए, पहले अपना टेस्ट कराने चाहिए रूल आउट करने के लिए कि एलर्जी तो है क्या नहीं है। अगर कुछ भी नहीं निकलता टेस्ट में तो इट मीन्स ये सीजनल चेंज की वजह से इनको जो अस्थमा की प्रॉब्लम वो है, वो हो सकता है लाइफ लॉन्ग रहे। एलोपैथी में क्या रहता है, इसका कंट्रोल रहता है, क्योर नहीं है। मे बी होम्योपैथी में लोग कहते हैं कि क्योर है इस तरह का, बट हम लोग कहते हैं कि इस तरह के केसेस में जब बहुत मतलब कॉमन नहीं है सिम्टम्स, मतलब सीजनल चेंज भी सिर्फ हो रहे हैं, तो उसमें हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसमें हम लोग इनहेलर्स हैं या दवाइयाँ हैं, सिरप्स हैं, वो एसओएस देते हैं कि जब ज़रूरत हो तब देनी है, उसके बाद अटैक खत्म हो जाएगा तब उसको बंद कर सकते हैं। साथ में प्रिवेंशन के लिए क्या ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हो सकता है इनको एलर्जी हो, जैसे कुछ खाने से हो सकती है, धूल से, मिट्टी से, डस्ट से, स्मोक से, या कुछ और घर में डिओड्रेंट होते हैं। तो जिस चीज़ से इनको एलर्जी है उसको अवॉइड करें, उससे भी कम हो जाएंगे एपिसोड्स। और फ्लू शॉट लगवाएं। फ्लू शॉट से भी इस तरह के जो रिकरेंट जो चेंजेस वेदर होता है उस समय जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी इस तरह की सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट करते हैं। तो अगर फ्लू शॉट लगवाएंगे तो भी आपको कम हो जाएंगे। अगर आपको निमोनिया का शॉट नहीं लगा तो एक न्यूमोकोकल वैक्सीन आता है, वो लगवा सकते हैं, उससे लाइफ लॉन्ग में आपको निमोनिया की संभावना कम हो जाएगी। तो प्रिवेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योर करना मुश्किल है, बट क्योर जब भी हो सकता है जब कोई आपको एलर्जन पता लग जाए कि ऐसे आपको स्पेसिफिक इसी दवाई से या इसी चीज़ से एलर्जी है, उसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप डेफिनेटली क्योर भी हो सकता है। यानी किसी अच्छे डॉक्टर को सबसे पहले दिखाएं और कारण पता करें कि ये किस वजह से हो रहा है। बिल्कुल। एक और सवाल है, मैं उसे भी शामिल करती हूँ। ये सवाल सानवी महेश्वरी का, और कहीं ना कहीं आप लोग बार बार स्लीप की, स्ट्रेस की, रेस्ट की बात कर रहे हैं। सानवी महेश्वरी का राजस्थान से सवाल है और ये कह रही हैं कि मैं 40 साल की हूँ, मैंने महसूस किया है कि मौसम में जब बदलाव हो रहा होता है डॉक्टर गुप्ता, तो मैं बहुत उदास रहने लगती हूँ, कुछ भी करने का मन नहीं होता, बहुत डिप्रेस्ड फील करती हूँ, क्या करूँ? तो ये आजकल का जो माहौल है और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोशल मीडिया, कॉम्पिटिटिवनेस जो बढ़ रही है, क्या है वो मेंटल किस तरह के इफेक्ट्स हैं जो हम देखते हैं? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसको डायरेक्टली हम इम्यूनिटी से लिंक नहीं कर सकते, बट हाँ इम्यूनिटी का रोल डेफिनेटली है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, कि अगर हमें ये टेस्ट करना है कि हमारी इम्यूनिटी ठीक है नहीं ठीक, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, मतलब बॉडी में वायरल इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, पेट के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो भी चांसेस है आपकी इम्यूनिटी हो सकता है कम हो। या आपको कोई जख्म हो जाता है, कोई वुंड हो जाता है, उसकी हीलिंग लेट हो रही है, तो चांसेस है कि आपको इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, मतलब इम्यूनिटी आपकी कम है। या अगर ऐसा है कि आपको थकान रहता है, फटीग रहता है, वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, एनर्जी लो रहती है, तो भी हो सकता है आपकी इम्यूनिटी कम हो। तो ये तो जनरल लोगों के लिए सवाल हो गया, उसका आंसर हो गया। अब इनकी बात करते हैं स्पेसिफिक। इनको बोल रहे हैं कि ये उदास हो जाती हैं, इनकी एनर्जी लो हो जाती है, तो डेफिनेटली हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी कम हो रही है उस वेदर में, उस वेदर चेंज में। तो इनको इम्यूनिटी बढ़ाने के जो तरीके हमने बताए कि इसमें अच्छे फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, या नट्स खाने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, विटामिन सी, विटामिन डी के जो प्रचुर मात्रा में उनका उपयोग करना चाहिए, उन खाने का, उस तरह का सब्जियों का। इसके अलावा आपको नींद अच्छी लेनी है। जो दूसरा इनका इशू लग रहा है, हो सकता है कि दिस इज समथिंग कि इनका प्रोफेशन कैसा है, इनका मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। बिकॉज अब मेंटल स्ट्रेस, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं कि जब आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोनलीनेस में जा रहे हैं, एनर्जी लो कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो आपको अच्छे एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, अपने सिम्टम्स को रिव्यू कराना चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें हैं, सिर्फ बिहेवियरल चेंजेस से ठीक हो सकती हैं, जिसमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। और बहुत बार ऐसा ही होता है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, फैमिली में, रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस है उसको ठीक करना है, अपना जो ध्यान है वो चेंज करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करने, डाइट अच्छी लेनी है, नींद का पैटर्न ठीक करना है, और जो
स्ट्रेस है जिसकी वजह से उसको रिमूव करना, चाहे वो प्रोफेशनल स्ट्रेस हो या पर्सनल स्ट्रेस हो, तो भी सिम्टम्स कम हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इनके बाद भी, सब चीज़ों के बाद भी आपको कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। वो वो दवाइयाँ जो हैं वो साइकेट्रिस्ट की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें इम्यूनिटी का कंपोनेंट है, उसके बारे में मैंने बता दिया। कुछ हो सकता है इसमें मेंटल स्ट्रेस हो, उसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि वो डिप्रेशन है या एंजाइटी है या कोई और बीमारी है, उसके बारे में आपको एक साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल है डॉक्टर दोनला, मैं चाहूँगी आप जवाब दें। अनिल कुमार ने पूछा है नई दिल्ली से। ये कह रहे हैं मेरी उम्र 47 साल है, हर सीजन चेंज के दौरान मुझे पहले 2-3 दिन सिर में दर्द होता है, उसके बाद गला, नाक, कान में भी दर्द होने लगता है, फिर बुखार आता है और ये सब लगभग 6-7 दिन तक रहता है। और मुझे ये हर सीजन चेंज में होता है, चाहे वो फरवरी मार्च हो या फिर नवंबर दिसंबर। मुझे क्या करना चाहिए? सिर में दर्द है, नाक, कान, गले में दर्द है, बुखार भी है और इन्हें पता है कि ये नवंबर, दिसंबर और मार्च के दौरान होना है। तो फरवरी मार्च का भी हो, नवंबर से वहाँ सीजन में भी चेंज हो, जो ऋतु संधि जो मैंने बताया, तो मे बी इनकी थोड़ा सा वर्किंग लाइफस्टाइल तो देखना पड़ेगा। एंड दूसरा, ये जो ऋतु संधि के जो ट्रांजिशनल फेज में जो डाइटरी चेंजेस जो लाना है वो लाना ही है। एंड सीजनल ट्रांजिशन में, गर्मी के सीजन में वो नहीं पता चलेगा, बट जो सिरदर्द से शुरू होने के मतलब जो भी इज बीन एक्सपोज टू द कोल्ड टेम्परेचर वेरिएशन, जैसे समझ लो कोल्ड एंड गर्मी में हो सकते हैं इनके जो वर्किंग एनवायरनमेंट, ये मतलब एसी, क्लोज्ड एसी एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा होगा एंड मे बी इज ट्रैवलिंग इन द हॉट एनवायरनमेंट, वो जो वेरिएशन आएगा एंड इमीडिएटली हमारा हेड ही यूजुअली ओपन रहता है, मोर और लेस बॉडी का तो विल कवर, हेड कवर नहीं होती, वो वेरिएशन के लिए होती है, इसलिए वो जो हेड एक से शुरू हो रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एंड रिगार्डिंग हर कंप्लेंट जो भी लगता है हमें रेस्पिरेटरी कंप्लेंट है, जैसे शुरू में जो किसी को कोई कह रहा है मुझे ड्राई कफ आ रहा है, बट ऑलवेज प्रेजेंटेशन लगता है हमें रेस्पिरेटरी कंप्लेंट जैसा, हो सकता है वो जरूरी नहीं वो वही रेस्पिरेटरी के रिलेटेड हो, जीए ट्रैक्ट से भी लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को क्रॉनिक इसोफेजाइटिस है, एसिड रिफ्लेक्स है, तो नेचुरली जब एसिड के रिफ्लेक्स आएंगे गले में थोड़ा ड्राइनेस हो जाता है, उसको लगता है गले में खराश, वो इज ट्राइंग टू कफ, बट एक्चुअली इट्स नॉट ए ट्रूली इन कफ कंप्लेंट। तो यूजुअली आयुर्वेद में जब भी ट्रीटमेंट करते हैं रेस्पिरेटरी कंप्लेंट के साथ साथ हम पेट का भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो जरूरी भी है, बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो जो जीए ट्रैक्ट का रेस्पिरेटरी का एक मैकेनिज्म है, फंक्शनल लिंकेजेस है, जब तक वो चेन ब्रेक नहीं करेंगे वो आपको सिम्टम इधर से उधर जंप करेंगे, इधर से उधर जंप करेंगे। तो कोई कहता है रेस्पिरेटरी होते, सीजनल ट्रांजिशन होते, रेस्पिरेटरी होता है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसका क्या लिंक है? तो एंड उस केस में हमने वो गिवन है बबल सॉफ्टनर्स देते हैं, सो दैट एक्चुअली प्राणस्य च विलोमत्वम, जो प्राणवात होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज इट गेट्स रिवर्स्ड, उससे आपको सारे ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसको अनुलोमन करने के लिए वो गिवन बबल रेगुलेटर्स। तो वहाँ उनके केस में सिंपल है, वो जो ट्रांजिशन हो रही है जो खाने पीने का, तो थोड़ा सा सडन ट्रांजिशन ना करे, जब गर्मी आ गए लोग चाला हो गए फ्रिज का पानी पीने लग गए, ऐसा भी तो ना हो ना। तो एंड हेड इज बीइंग ऐसे, सिर एक ही ऐसी है उसमें हम कोई कवर ही नहीं करते, बॉडी में मोरलेस ऊपर से नीचे तक शू पहनते, कुछ सारे कवर्ड है, बट वो नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा सा कवर करें, अदरवाइज वो इट्स नॉट एन बिग डील। ठीक है। डॉक्टर श्रुति, रोहन कुमार ने सवाल पूछा है नोएडा से। ये कह रहे हैं मेरी उम्र 50 साल है, हर मौसम बदलने पर मेरी त्वचा इतनी सूख जाती है कि उसमें से परतें निकलने लगती हैं, मुझे शरीर में गर्मी यानी हरारत जैसी महसूस होती है, लेकिन बुखार मुझे नहीं आता है, मेरे सभी जोड़ों में दर्द होने लगता है, मैं बिस्तर से नहीं उठ पाता कई बार, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए जैसे अब ठंड आ रही है तो एक नॉर्मल सी बात है, कोल्ड ड्राई विंड चल रही है तो बॉडी में हमारी ड्राइनेस आ गई। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो हमारी भी स्किन सर्दियों में ड्राई हो जाती है, तो सीज़न के अनुकूल हमें थोड़े से मेजर्स तो लेने की वैसे ही ज़रूरत है। नहाने के बाद ये थोड़ा मॉइस्चराइज़र या कोकोनट ऑयल जो भी अप्लाई करते हैं वो करें, और बाकी जो बॉडी एक बता रहे हैं या हरारत सी फील होती है तो वही बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है, तो बॉडी को थोड़ा सा इनको अपना सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि फीवर नहीं है, बॉडी अंदर से इनको सिग्नल दे रही है कि बॉडी स्ट्रेस में है। तो बॉडी को ही काम करने के लिए जैसे हमने पहले उपाय बताए उन्हीं पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने आप को कवर करना है, क्योंकि इस टाइम पर कोल्ड ड्राई विंड चल रही है, तो हमारी जो सूखी हवा होती है वो एक तो हमारी स्किन को ड्राई कर रही है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को ड्राई कर रही है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई हो रहे हैं तो जैसे हमारा जो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो हमारा नोज़ है,
नाक के जो हमारी नोज़ में म्यूकोसा है वहीं पर वो जर्म्स को, एलर्जेंस को ट्रैप कर लेता है। तो ड्राई हो रहे हैं तो एलर्जेंस भी हमारे ईजिली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये नियमित तौर से दिन में 2 बारी स्टीम लें। स्टीम लेंगे तो हमारी नेज़ल पैसेजेस थोड़ी ह्यूमिडिफाइड रहेंगी, और स्टीम लें, गर्म पानी का सेवन करते रहें, जिससे बॉडी में भी, क्योंकि अब ऐसे मौसम में जनरली लोग क्या करते हैं, हीटर्स और ब्लोअर्स चलाकर घर में बैठ जाते हैं। तो हीटर और ब्लोअर भी क्या कर रहे हैं, हमारी जो बॉडी का मॉइस्चर कंटेंट को कम कर रहा है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें साथ ही साथ उसको ठीक करने के भी उपाय, अगर हमने हीटर और ब्लोअर लगाया हुआ है तो जनरली एक बाउल में आप पानी रखें उस रूम में, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट जो उसने मॉइस्चर लेना है वो हमारी बॉडी से ना लेकर वहाँ से हो। आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीते रहें, गरारे करते रहें कि अगर जो अपर हमारे ट्रैक्ट में अगर कोई भी वायरस या कोई एंटर कर रहा है तो वो वहीं से ही और ठीक हो जाए। और स्टीम लेते रहें, हेल्दी डाइट का सेवन करें, क्योंकि सर्दियों में तो देखिए आंवला रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी हमारे पास अवेलेबल है। तो कोशिश करें किसी ना किसी फॉर्म में हम रोज़ एक आंवला जो 3-4 महीने हैं उसमें हम पूरा आंवले का सेवन करें, जिससे विटामिन सी हमारी बॉडी में भरपूर रहे, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। रेस्ट करें अपने आप को, और थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशंस हैं टेम्परेचर की उनको अवॉइड करें। एकदम से बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को कवर करें, अंदर आ रहे हैं तो एकदम से कपड़े उतार दिए वो ना करें, मतलब सडन ट्रांजिशंस बॉडी, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है। अपनी नींद पूरी रखें, योगा अभ्यास करें, मेडिटेशन करें। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो इन्हें करनी है। बॉडी सिग्नल दे रही है, हमें उस बॉडी के सिग्नल को समझना है और उसी के अनुकूल हमें अपना आचरण रखना है। तो डॉक्टर गुप्ता, क्या आप मानते हैं कि आज के दौर में ये थोड़ा और चैलेंजिंग होता जा रहा है, या लोग समझ रहे हैं, इतना अवेयर हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी को कैसे ठीक रखना है? और एक सवाल और है कि क्या आपको लगता है कि जो तीनों पैथी हैं उन्हें अगर हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अपनाएं तो बड़ा प्रभाव देख सकते हैं? बिल्कुल, जो पहली बात कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ गया है कि बिकॉज ऑफ जो इतना सारा हम जो एनवायरनमेंट में चेंजेस कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हम लोग हाईटेक होते जा रहे हैं, फ़ोन का यूज़ बढ़ गया है, डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, इसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स जो हमें मेंटल हेल्थ है, चाहे हमारी फिजिकल हेल्थ है, चाहे हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ वो बढ़ रही हैं, पैंडेमिक से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सबको बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। जब हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक खेती की, अब आजकल ऑर्गेनिक फूड महंगा मिल रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं, पहले लोग यूज़ नहीं करते, पहले खाद डालते थे। तो अगर घर में हम लोग ऑर्गेनिक फूड यूज़ करते हैं तो बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, उनसे जो हमें बीमारियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। और डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ रही, बट इस अवेयरनेस को और बढ़ाना है हमें। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर काम नहीं होगा। जैसे हम बात कर रहे थे अभी इस पेशेंट की बात कर रहे थे, तो इसकी पेशेंट में लग रहा था हो सकता है इसको कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो। तो अगर इसमें एलोपैथ देख रहा है, मैं ऑटोइम्यून डिजीज देख रहा हूँ, मैडम उसके लाइफस्टाइल चेंजेस जो आहार पे या बिहार पे बता रहे हैं, डॉक्टर साहब उसका बात पित्त कफ दोष से कुछ लिंक करेंगे। तो अगर तीनों लोग मिल जाएं तो हो सकता है हम उसके लिए अच्छे से मतलब क्योर भी कर सकते हैं, उसके लिए प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, रिलैप्स ना उसका भी काम कर सकते हैं, और कोई सपोर्ट सर्विसेज चाहिए वो भी हो सकती हैं। जैसे कुछ बीमारियां हैं डेफिनेटली जिसमें एलोपैथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच रहती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। बट डेफिनेटली सपोर्ट सर्विसेज में, सपोर्ट ट्रीटमेंट में एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी, नेचुरोपैथी या दूसरी जो हमारी आयुष की जो बहुत सारी शाखाएं हैं उनका रोल हो सकता है। कुछ बीमारियों में इनका बड़ा अच्छा रोल है, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, इसमें हमें ये लोग बहुत पंचकर्मा है, या जो स्किन डिजीजेज हैं, या क्रॉनिक अस्थमा है, ऐसी बीमारी में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, या आयुर्वेद का अच्छा रोल है। तो ये लोग अपना दे सकते हैं, हम उसमें सप्लीमेंट कर सकते हैं कि एक्यूट अटैक को कैसे रोका जा सकता है। तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन डेफिनेटली इस समय नीड ऑफ आवर है। अगर इस पर हम काम करते हैं, सरकार काम करती है, कोई कमेटी बनाती है, एक्सपर्ट्स को बुलाती है, और जो जिसका बेस्ट हो उसको लेके इनकॉर्पोरेट करके हमें पेशेंट सेंट्रिक होना है, पेशेंट के लिए जो बेस्ट है उस पर काम करना है। बिल्कुल। और समय क्योंकि यही पूरा हो गया, डॉक्टर दोनला जाते जाते क्या आपके टिप रहेगी लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए? हिताहारम मिताहारम। बिल्कुल। तो इसी बात को डॉक्टर साहब फिर से दोहरा रहे हैं कि हिताहारम मिताहारम, यानी जितना भी खाएं उतना खाएं जितनी ज़रूरत है। और उन्होंने बहुत अच्छे रूल्स भी बताए हैं कि कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इसका ध्यान सबको रखना है। भले ही वो कहने में आप ये ना कहें कि वो हेल्दी फूड है, लेकिन कब खाना है, कितना खाना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। डॉक्टर श्रुति गोरा, आप क्या कहेंगी आखिर में जाते जाते? यही कहूँगी, स्टिक टू द बेसिक्स, के कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपना हमारा जो बेसिक लाइफस्टाइल है उसको अच्छा रखें, अच्छा खाएं, सीजन के हिसाब से खाएं, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें, और बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ना लें बिना किसी डॉक्टरी सलाह के। और काफ़ी हद तक कोशिश यही करें कि हमारी बॉडी ही डिजीज़ से
काबू पा ले, अपने आप ही हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी बढ़े, उसके लिए अनुकूल व्यवहार वो रखें, आचरण रखें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। आप कुछ कहेंगे डॉक्टर गुप्ता? जाते नहीं, थैंक यू सो मच। मैं तो ये कहूँगा इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया और मुझे लगता है इससे जो हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। फिर वाली बात है कि इस समय लाइफस्टाइल डिजीज हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा या कैंसर, ओबेसिटी, ये सब बढ़ गए हैं और इसकी वजह से स्लो किलर्स हैं, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं और इम्यूनिटी भी लो हो रही है। इसके लिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग उन्हीं को आचरण करें, उन्हीं का अनुपालन करें, उन्हीं को अपने अंदर लाएं और आप लोग जो है रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए भी। अब चाहते हो कि आपकी अगली जनरेशन भी ठीक रहे, तो जो आप लोग काम करोगे उसी को वो लोग भी फॉलो करेंगे, तो हम अपने लिए भी करें और जो हमारी जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आ रही है उनको भी अच्छा रास्ता दिखाएं। हाँ, एक चीज़ इसमें हम और ऐड करना चाहूँगी, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का परहेज रखें, क्योंकि इसका भी डायरेक्ट लिंक है हमारी इम्यूनिटी से। बिल्कुल, और स्मोकिंग और इसीलिए उसको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जा रहा है। तो डाइटरी बहुत बड़ा चेंजेस रीजन है और नशे से दूरी, एक्सरसाइज को किसी भी फॉर्म में अपने रूटीन में कहीं ना कहीं शामिल करना, अच्छी नींद लेना, और इन सब बातों का कहीं ना कहीं मोटे तौर पर अगर ध्यान रखा जाएगा तो कोई भी बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी। इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पूरा हो गया। डॉक्टर दौनला, डॉक्टर श्रुति गोरा, डॉक्टर डी के गुप्ता, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि डॉक्टरों की दी गई सलाह और सुझाव आप सभी के काम आएंगे और इन्हें अपनाकर आप रहेंगे एकदम स्वस्थ। इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। अच्छे से ख्याल रखिए अपना और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।